जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के बहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है हर तरफ से मिसाइलों की बौछार, जब समंदर की शांत लहरों पर गूंजता है जंगी जहाजों का शोर, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, जब हर पल मौत के साए में जी रही हो जिंदगियां, तब होता है महायुद्ध। और इस जंग का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। बात होगी जंग की इनसाइड स्टोरी की, जिक्र होगा तबाही मचाने वाले हथियारों का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या कमांड सेंटर में। जी, तो जंग हर दिन तबाही मचा रही है। ईरान इजराइल तक मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है, उसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही है। एक बार फिर से कमांड सेंटर में पूरा आपको अपडेट बताएंगे, इन डेप्थ बताएंगे कि इस समय जंग के बीच चल क्या रहा है। लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह मैं करने जा रहा हूं 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनके ऊपर एक एक करके हम नजर डालेंगे। आज बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, ट्रंप के ऑपरेशन 5G की। जी हां, ऑपरेशन 5G क्या है, इस ऑपरेशन 5G में किस तरह से ट्रंप आगे बढ़ सकते हैं और इस 5G ऑपरेशन में क्या कुछ हो सकता है। मेजर गौरव आर्या, ऑपरेशन 5G का हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें बहुत कुछ, और टारगेट पर ईरान। नहीं, बिल्कुल टारगेट पर ईरान है और ट्रंप का मुझे लगता है कि पानी यहां तक आ चुका है, गले से ऊपर चला गले, बिल्कुल बिल्कुल सर के ऊपर जा चुका है पानी गौरव जी। और मरता क्या ना करता पे डोनाल्ड ट्रंप आ चुका है। चलिए दूसरी बड़ी खबर जिसके ऊपर आज बात होगी, बात करेंगे आज टूटी कमर की। ये किसकी कमर टूट गई है? देखिए, पैसे से दुनिया चलती है, तो पैसे की वजह से हथियारों, मिसाइलों और उनको इंटरसेप्ट करने में किसकी कमर टूट रही है? मेजर गौरव आर्या। देखिए, हम आज की तारीख में, क्योंकि हमें खबर इजराइल की मिल रही है जी, क्योंकि हमें खबर मिडिल ईस्ट की मिल रही है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि कमर इनकी टूट रही है। लेकिन सच बात तो यह है कि ईरान में क्या हो रहा है इसकी खबर किसी को नहीं मिल रही। तो ये इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज की। वाकई ये समझा जाए कि अगर ईरान के बारे में अंदर से खबर बाहर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये समझ जाए कि ईरान बहुत मजबूत है। बात होगी इसके ऊपर। तीसरी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं, पड़ोसी देश की होगी। मजाक बन रहा है उनका, कहते हैं हम बिचौलिए हैं, मध्यस्थता करेंगे, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मजाक भी बन रहा है। वो भी दिखाएंगे किस तरह से मजाक बन रहा है। नहीं, बिल्कुल हमें दिखाना चाहिए और हमें एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जी, जिसने सबके साथ दगा करी है, सबके साथ धोखा दिया है, आज की तारीख में वो बड़े बूढ़े की तरह पंचायत रचाने के चक्कर में है। और चौथी बड़ी खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे थोड़ी देर में, और बात होगी प्रॉक्सी वॉर की। देखिए, जंग में साइबर वॉर का भी हमने जिक्र किया था, लेकिन प्रॉक्सी वॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ईरान की ये लाइफलाइन की तरह है प्रॉक्सी वॉर? किसके लिए इस समय सबसे अहम है प्रॉक्सी वॉर? गौरव, ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी प्रॉक्सी वॉर है। हमास हो, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, कतैब हिजबुल्लाह के बारे में आपने 2 दिन पहले बताया था जी। ये पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी का जो पिटारा है ईरान का, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉक्सीज। तो इस प्रॉक्सी वॉर की भी आज हम बात करेंगे और जिक्र करेंगे कि किस तरह से इस समय की स्थिति इस जंग के बीच बनी हुई है। लेकिन शुरुआत करने जा रहे हैं, और शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। ट्रंप ने अपना मिशन तेहरान को एक्टिव कर दिया है। जी, ईरान को लेकर उनके तेवर इतने अटैकिंग हो चुके हैं कि अब वो ईरान के उन ठिकानों को कब्जाने के लिए तैयार हो गए हैं जिसे ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। बड़ी खबर इस समय यह है कि ट्रंप ने ईरान के ऑयल डिपो और वहां के सबसे बड़े ऑयल हब खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की मंशा बनाई है। ट्रंप की इस धमकी के बीच जमीनी हमलों के लिए हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना के जवान पश्चिम एशिया में पहुंच चुके हैं। यूएसएस त्रिपोली भी खाड़ी में ईरान के पास पहुंच गया है, जिस पर 3500 3500 मरीन कमांडो तैनात हैं, यह कहा जा रहा है। ईरान पर वॉर, ट्रंप का फाइनल प्रहार। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी घेरेबंदी। समंदर में उतरे 3500 मरीन कमांडो। ट्रंप की सेना का खतरनाक शिकारी यूएसएस त्रिपोली खाड़ी के समंदर में सीना तान कर खड़ा है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि समंदर में तैरता हुआ एक अभेद्य किला है।
अमेरिका के इस तैरते बाहुबली की ताकत इतनी है कि यह हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के किसी भी हमले पर पलटवार कर सकता है। इस घातक युद्धपोत की तैनाती का मतलब सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि जमीनी जंग पर उतरने का पुख्ता प्लान है। खबर है कि यूएसएस त्रिपोली 3,500 नौसैनिकों और मरीन कमांडोज के साथ युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ है। यह जहाज इतना विशाल है कि इसे एक छोटे एयरक्राफ्ट करियर की तरह देखा जा रहा है। यूएसएस त्रिपोली एक खतरनाक हमलावर जहाज है। इसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, MV-22 ऑस्प्रे और घातक F-35B जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट्स तैनात हैं। ईरान पर जमीनी जंग में ट्रंप ने अपने टारगेट भी सेट कर लिए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स से बातचीत में ट्रंप ने दावा किया कि उनका सबसे अहम लक्ष्य होगा ईरान के तेल डिपो पर कब्जा करना, ईरान के सबसे बड़े ओनियल हब कार्ग आइलैंड पर कब्जा करना। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, और हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा अमेरिका की नजर ईरान के न्यूक्लियर प्लांट, बंदर अब्बास पोर्ट, साउथ पार्स गैस फील्ड के साथ साथ उसके यूरेनियम संवर्धन पर भी है। यही वजह है कि अब ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि इस जमीनी जंग में अमेरिका की बड़ी मुश्किल यह है कि इसमें इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। वहीं ईरान ने भी अमेरिकी सैनिकों को ताबूत में भेजने की चेतावनी दी, और इस ताबूत वाली धमकी को अमली जामा देने के लिए IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी के दरवाजे खोल दिए हैं। सवाल यह है कि ट्रंप का मिशन तेहरान क्या वाकई ईरान को घुटनों पर ला देगा, या खाड़ी का यह समंदर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। यहाँ पे मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि ट्रंप कह रहा है कि वो खड़ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेगा क्योंकि 90% तेल जो ईरान का है वो खड़ग से जाता है। क्या ईरान वैसे नहीं लड़ेगा जैसे 90% तेल खड़ग से जाता है? वो भी तो जान लगा देगा अपने। देखिए, हम जो पहले भी डिस्कस लगातार कर रहे हैं, अगर आपने 90% तेल के ऊपर एक तरह से ब्रेक लगा दी तो फिर क्या होगा? मुझे समझाइए थोड़ा सा, दर्शकों को भी, मिस्टर गौरव आर्या, कि अगर 90% तेल के ऊपर कब्जा कर लिया तो यह समझा जाए कि ईरान फिर घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, हाथ खड़े कर देगा। देखिए, इसमें दो बातें हैं। ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चलता है खड़ग आइलैंड से। खड़ग आइलैंड वो एक तिजोरी है जो ईरान को पैसा देती है। जी। आपको क्या लगता है मिसाइलें जो हजारों की तादाद पे फायर करता है, ये पैसा कहां से आता है? ये रूस और चीन मुफ्त में नहीं दे रहे, इसके बदले में ईरान उनको तेल दे रहा है, गैस दे रहा है। इसीलिए ये लोग इनको इतना ज्यादा हथियार दे रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस दे रहे हैं। तो ट्रंप की यह चाल है कि सबसे पहले इसमें चाबी लगा दो, ये स्टोरी खत्म कर दो यहां से कि यहां से कुछ बाहर जा रहा है, यानी कि खड़ग आइलैंड से तेल और गैस बाहर जा रही है। पहले तो एक कहानी ये खत्म कर दो। दूसरी चीज, हॉर्मुज के बाहर यानी कि अरब सागर में एक ब्लॉकेड लगा दो कि वहां से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी, यानी कि ये लोग खुद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, खड़ग आइलैंड पे बैठ जाओ और उसको होल्ड करके रखो। एक बार आपने खड़ग आइलैंड को होल्ड कर लिया तो फिर आपको इंटीरियर में ऑपरेशंस करने हैं, लेकिन उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है खड़ग आइलैंड को, क्योंकि इसमें पूरी अपनी जान झोंक देगा ईरान। ईरान मर जाएगा खड़ग आइलैंड को नहीं। देखिए, खून खराबा बहुत होगा खड़ग आइलैंड के चक्कर में। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि उसके ऊपर फौजी उतारेंगे तो ये कोई मालपुआ नहीं है जो मुंह में डाल के खा लिया। मैं यही समझना चाह रहा हूं कि कितना मुश्किल हो सकता है, कितनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ सकती है अगर इजराइल अमेरिका को इस आइलैंड के ऊपर कब्जा करना है। एक चीज तो समझ आ रही है कि अगर खड़ग आइलैंड को कब्जा कर लिया तो एक तरह से गर्दन हाथ में आ जाएगी। सही है? अगर गर्दन हाथ में आ गई तो गर्दन इतनी आसान भी नहीं होती। बिल्कुल। जब आप किसी की गर्दन पकड़ते हैं तो एक तो पकड़ना आसान नहीं होता, और इसलिए आसान नहीं होता क्योंकि दूसरे को पता है कि आपका हाथ उसकी गर्दन पे है, तो वो वैसे ही लड़ता है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ईरान ने जो तेवर अभी तक दिखाए हैं उससे दुगने तेवर दिखाएगा खड़ग आइलैंड के चलते। चलिए, इसके ऊपर बात होगी, खड़ग आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल तो यह भी है कि क्या जो लाइफलाइन का हम जिक्र कर रहे हैं कि जो ईरान की लाइफलाइन है उनमें खड़ग आइलैंड है और क्या कुछ है, अगर उसके ऊपर टारगेट अमेरिका करता है तो उसका कैसा जवाब होगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इस बीच यह भी बात होगी कि जंग के बीच ट्रंप बड़े दावे भी कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावे तो इस तरह के भी किया जा रहे हैं कि जो ईरान है वो कह रहा है कि एक तरह से कहिए कि बैकफुट पर आने की बात हो रही है, या बैकफुट पर कहा जा रहा है। मैं इस मुद्दे के ऊपर आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करते हैं। इजराइल के हाइफा में बड़ा हमला हुआ है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया गया, यह दावा किया जा रहा है। यह हमले के बाद रिफाइनर में उठी है आग की लपटें और जंग शुरू होने के
बाद हाइफा पर यह दूसरा बड़ा हमला है। हिजबुल्लाह की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, हालांकि दावे की हकीकत क्या है ये आने वाले समय में पता लगेगा, लेकिन कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरें यही हैं कि वहां पर आग की लपटें हैं, धुएं के गुबार हैं और इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन है। लेकिन दूसरी तरफ दावा हिजबुल्लाह का है कि हाइफा पे अटैक कर दिया उन्होंने, और ये दूसरा अटैक है जब से ये जंग है, एक दूसरा बड़ा हमला है हाइफा के ऊपर। मेजर गौरवारिया, क्या ये वाकई में बहुत बड़ी हम कहें कि एक रणनीति का हिस्सा जिसे कामयाब करने में कामयाब हुआ हिजबुल्लाह? नहीं, ऐसी देखिए, इन्होंने चोट पहुंचाई है। हाइफा रिफाइनरी बहुत बड़ी है, ये मैनेज कर लेंगे, ये डैमेज कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतनी मिसाइलें मारी कि हाइफा गायब हो गया नक्शे से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या हाइफा में डैमेज हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या ये हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान है? बिल्कुल है। लेकिन ये ऐसा नुकसान नहीं है कि जिससे पूरा मामला ठप हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसका पलटवार क्या होगा गौरव जी, ये सोचिए इसका पलटवार क्या होगा। क्योंकि इजराइल ऐसा नहीं है जो सोचे और ये बोले कि नहीं हम इस हमले की निंदा करते हैं। इजराइल कभी निंदा नहीं करता, कभी भी निंदा नहीं करता। वो आग लगा देगा, बिल्कुल आग लगा देगा, जैसे कि तेल फेंक के पानी के ऊपर आग लगा देते हैं। आप देखना 24 घंटे के अंदर, आज मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, शो पे लाइव बता रहा हूं, 24 घंटे के अंदर आप पलटवार देखना जो इजराइल करेगा, चीखें आएंगी। ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब पहाड़ से, नो पत्थर, पहाड़। हाँ। नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि अगर बात की जाती है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जो इंटरसेप्ट करते हैं, लेकिन हाइफा रिफाइनरी दूसरा अटैक, इजराइल क्या फेल हो रहा है सिस्टम उसका? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, कोई भी चीज 100% नहीं होती, कोई भी चीज 100% नहीं होती है जी। ये युद्ध में हमें समझना पड़ेगा। अगर 100% होती, ईरान का डिफेंस बजट कितना है? कुछ भी नहीं। अगर कुछ भी नहीं उसका डिफेंस बजट है, यूएस के सामने यूएस का डिफेंस बजट लगभग $1 ट्रिलियन है, लगभग 1 ट्रिलियन, 1 खरब डॉलर। फिर यूएस के इतने जहाज कैसे गिर गए? जी भाई, यूएस को यह सब देखना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये सब चीजें होती हैं युद्ध में, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, और यूएस और इजराइल दोनों इसके लिए तैयार हैं। ये सोची समझी एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ईरान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन 5 चरणों में शुरू कर सकता है। जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी, 5G ऑपरेशन 5G। तो 5G क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले चरण में ईरान की कोस्टल लाइन पर मौजूद सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जाएगा या किया जा सकता है। दूसरे फेज में फारस के द्वीपों को ईरान से काटने की योजना है, और तीसरे फेज में हार्मुज स्ट्रेट में लगी सी माइंस हटाने की तैयारी होगी। इसके बाद खाग समेत जो दूसरे द्वीप हैं उन पर कार्रवाई, और अंत में जो 5G का 5वां और सबसे घातक प्रहार होगा, ईरान की जमीन पर कमांडो उतारने की योजना बताई गई है। तो 5G का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या वाकई अमेरिका इस 5G प्लान के ऊपर काम करने की सोच रहा है या काम कर रहा है? मेजर गौरवारिया, क्या ये 5G प्लान आपको लगता है कि इसमें कोई दमदार बात है जो इस समय खबरें सामने आ रही हैं 5G प्लान को लेकर? नहीं, देखिए बिल्कुल, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी देखें, अगर यहां पर नक्शा हो जाता तो मैं बेहतर समझा पाता जी। देखिए, ऐसा है गौरव कि अगर हम ये बात करें कि क्या अमेरिका 5G प्लान करेगा, ठीक है, अमेरिका क्या करेगा ये किसी को नहीं पता जी, ये किसी को नहीं पता। ये मीडिया ने एक बात कही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा मीडिया को लगता है, लेकिन कोई भी अपनी वॉर स्ट्रेटजी खुल के नहीं बताता कि हम कल ये करेंगे और परसों ये करेंगे। और अगर वो बता रहा है, आप मान के चलिए 99% या फिर 100% वो झूठ बोल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जहां तक खड़ग आइलैंड की बात है, आप इसको आइसोलेशन में मत देखिए। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब खड़ग आइलैंड पर ट्रंप चढ़ गया तो क्या हुआ, उससे होगा क्या? आपने 3000 सोल्जर्स खड़ग आइलैंड पे डाल दिए, आप उसको बचा के कैसे? खड़ग आइलैंड लेना मुश्किल नहीं है, लेना मुश्किल नहीं है गौरव। खड़ग आइलैंड आप ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको वहां पे रखना, यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज, जो पलटवार होगा ईरान से, उसका क्या होगा? आपने बंदर अब्बास की बात करी थी कुछ समय पहले, बंदर अब्बास को आप कंट्रोल कैसे करेंगे? यहां पे तो हजारों लाखों ट्रूप्स की बात चल रही है। जब तक आप वो फोर्स लेवल नहीं डालेंगे, आप जमीन पे किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आप 5G लगाएं या 7G लगाएं, वो सारी की सारी थ्योरीज आप लगा सकते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हैव टू होल्ड ग्राउंड। आपको जमीन पकड़ के रखनी पड़ेगी, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। जो मैं कह रहा था कि सबसे घातक हो सकता है जो 5वां चरण होगा, जब वहां पर उनके ग्राउंड में कमांडो उतर जाएंगे। लगता है आपको कि सबसे मुश्किल भी वही होगा? देखिए, जब भी कमांडो ऑपरेशंस होते हैं, कमांडोज डू नॉट होल्ड ग्राउंड। स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड होल्ड नहीं करती हैं जी। इसके लिए आपको मरीन्स चाहिए या इन्फेंट्री चाहिए। स्पेशल फोर्सेस की बात करिए, लोगों ने बोला डेल्टा फोर्स या नेवी सील्स, इनका काम नहीं है जमीन पे जाके लड़ते रहना कई हफ्ते कई महीने। ये जाते हैं स्पेशल, ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे काम करते हैं, ये टैक्टिकल या ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं करते। इनके काम बड़े स्ट्रेटेजिक होते हैं। ये गए वहां पे, मारा या कोई टारगेट है उसको बर्बाद करा और वापस आ गए।
उनकी जगह इन्फेंट्री को बैठना पड़ेगा। ये जो लॉन्ग ग्राइंड, देखिए टेस्ट मैच है ये जी। लोग इसको T20 समझ रहे हैं, भाई ये टेस्ट मैच है। और टेस्ट मैच है, यहां पे जब आप खड़ग आइलैंड में रहेंगे, ईरान कब तक आपके ऊपर मिसाइल बरसाता रहेगा? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, कौन रहेगा वहां पे? कौन है जो फेस करेगा वहां पे खड़ग आइलैंड पे? और जो बाकी आइलैंड है ईरान के पास, उनको ईरान से आइसोलेट करना कौन करेगा? ईरान हर जगह अटैक करेगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको चाहिए ईरान का तेल, आपको चाहिए ईरान से कुछ कि उसका न्यूक्लियर मटेरियल हमें मिल जाए। ईरान को क्या चाहिए? ईरान की जो सरकार है, जो हुकूमत है, वो अपने सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। उसके दिमाग में, उसके दिल में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है। और जब तक उसके दिमाग और उसके दिल में सर्वाइवल की लड़ाई चल रही है कि यार अगर हम चूके तो हम खत्म, हम कल की सुबह नहीं देखेंगे, वो उस जज्बे के साथ लड़ रहे हैं। तो दोनों के जो मैं कहना चाहता हूं कि दोनों को मोटिवेशन है, दोनों के वो बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, जो पहले हमने एक बार मैप दिखाया था, एक बार स्क्रीन के ऊपर उसको लेकर आएंगे ताकि उसको देखकर भी और समझा पाए मेजर गौरव आर्या। लेकिन पॉइंट यहां पर यह भी है कि क्या वाकई अमेरिका इन प्लान्स के ऊपर काम करता हुआ हमें नजर आ सकता है? मैं जिक्र कर रहा हूं कि 5G प्लान के ऊपर। और मेजर गौरव आर्या ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अगर मीडिया में आकर इनको बताने की या दिखाने की या किसी तरीके से इसको लीक करने की कोशिश हो रही है, तो समझ जाइए कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। यही कह रहे हैं आप? मैप आ चुका है, मैप आ चुका है। कौन से टारगेट हैं? टारगेट बड़े बड़े हैं और टारगेट नंबर 1 आ गया था, टारगेट नंबर 2 है हॉर्मुज। हॉर्मुज तो लग रहा है कि सबसे बड़ा टारगेट होगा। जी, ये अगर हम हॉर्मुज के पास जाएंगे यहां पे जी, तो एक चैनल बनाया है ईरान ने कि अगर शिप्स जाते हैं तो पास से गुजर के जाएंगे, बीच में से नहीं जाएंगे, ये पास से गुजर के जाएंगे। तो जब आप कहते हैं कि हॉर्मुज में, आपने बोला 5G में एक ये था कि यहां पे बारूदी सुरंगें साफ करनी पड़ेंगी। साफ करनी, आप कैसे साफ करेंगे? आप कैसे साफ करेंगे? यानी कि अगर आप बारूदी सुरंग साफ यहां से करते हैं जी, आप यही तो है ना हॉर्मुज। बिल्कुल, आपको यहां से अगर बारूदी सुरंगें साफ करनी है तो आपके पास ये वाला इलाका आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि यहां पे आप सुरंगें साफ कर रहे हैं और माइंस डाल रहा है, ये सिलसिला चलता रहेगा। या आप साफ कर रहे हैं, कैसे? शिप से करेंगे आप, बोट से करेंगे, और क्या तरीका है आपके पास? बिल्कुल। तो यहां से आपके ऊपर क्या हमला नहीं करेगा ईरान? तो आपको जमीन पे जाके उस इलाके को कैप्चर करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि अगर यहां पर 30-35 किलोमीटर के इस पूरे हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल करना है, तो आप रखिए कि 30-35 किलोमीटर आपको ईरान की जमीन पर कब्जा करना है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा 30-35 किलोमीटर, मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन एक पट्टी वो डिसाइड करेंगे जमीन पे ऑपरेशनली क्या है, वो पट्टी आपको लेनी पड़ेगी, कैप्चर करनी पड़ेगी, ग्राउंड होल्ड करना पड़ेगा। वरना अगर आप यहां पे जाएंगे, आप अपने जहाज यहां पे उतारेंगे, आप डिमाइनिंग करेंगे यहां पे, तो यहां से आपका सीधा फायर आपके ऊपर आएगा, मिसाइल और ड्रोन आपके ऊपर आएंगे। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। ईरान का खंदाब हैवी वाटर प्लांट ठप हो गया है, जहां इजराइल के हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने न्यूक्लियर साइट होने का दावा किया था, और आपको यह भी बता दें कि IAEA के मुताबिक साइट पर न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था और हमले के बाद प्लांट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मेजर गौरव आर्या, अगर आप इस साइड आ पाए, मैं थोड़ा सा मैप दिखाऊंगा ताकि आप भी बता पाए और दर्शकों को इस बारे में पता लग पाए। देखिए, जो खंदाब ईरान का हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट है, वो हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा जूम मेरे पास जो टैब है उसके जरिए मैं करूंगा ताकि दर्शकों को समझ भी आ पाए। और मेजर गौरव आर्या, आपसे भी जरूर चाहेंगे जानना कि कितनी बड़ी आपको यह लगता है कि क्षति है या हो सकती है अगर ये प्लांट ईरान का बिल्कुल बंद हो गया। ये तो साफ खबर आ रही है कि बंद कर दिया है। देखिए साहब, ये हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट जो है जी, अगर इसको बंद कर दिया है तो ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। हम उसी पे जाएंगे। जो मीडिया हमें खबरें बता रहा है कि खंदोब का हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट बंद हो चुका है, हमारे पास ये खबर है। और अगर ये बंद हो गया है तो इसका मतलब इसमें सीरियस डैमेज हुआ है, गौरव। और अगर सीरियस डैमेज हुआ है, ये बहुत बड़ी चोट है ईरान के लिए, बहुत बड़ी चोट है। जी, थोड़ा समझा दीजिए कि किस तरह से ये पूरा काम करता है और किस तरह से चोट हो सकती है ये पूरे ईरान के लिए। ये जो पूरा न्यूक्लियर इसका प्रोग्राम है ईरान का, उसमें हैवी वाटर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट? तो आपने देखा कि जिस तरीके से नातान्स पे इन लोगों ने हमला कर दिया, किसी और पे कर दिया, या खंदोब पे अब हमला कर दिया इन लोगों ने, तो एक इसका चेन है। ईरान ने स्मार्टली क्या करा, कोई भी देश करता, ईरान की क्यों हम नाम ले, कोई भी देश ये करता कि हैवी वाटर की फैसिलिटी एक जगह है, एनरिचमेंट की फैसिलिटी एक जगह है, कहीं और फैसिलिटी एक जगह है, कि यानी कि जब उसके ऊपर हमला हो तो एक साथ सब नष्ट ना हो जाएं। तो अब इसको टारगेट किया गया खंदाब। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि इसका आपने जिक्र कर दिया कि ये बहुत बड़ा प्लांट लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अगर प्ले करके भी दिखा पाऊं तो दर्शक बाखूबी समझ पा रहे हैं कि ये कोई छोटा प्लांट नहीं है, ठीक ठाक प्लांट, बड़ा तस्वीर के बीच में मेरे को नजर आ रहा है। जी साहब, सेवरल किलोमीटर स्क्वायर का होगा। मैं ये हाँ बिल्कुल, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि
जिस पॉइंट के ऊपर अमेरिका पूरी जंग को लेकर खड़ा हो गया जी। बात तो सारी न्यूक्लियर पावर की है ना जी जी। तो फिर तो वहां पहुंच गए वो उनके जी। अलग अलग ठिकानों के ऊपर पहुंच गए, इसका मतलब ये समझा जाए नहीं, कि देखिए- हिट करना शुरू कर दिया है। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि अमेरिका ये कह रहा है कि 400 से 500 किलो इनके पास यूरेनियम है, एनरिच पड़ा हुआ है जी। 60% एंड अबव का ये पड़ा हुआ है, छुपा के रखा है। कहां छुपा? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, असली चीज जो लोग मिस कर देते हैं इसमें, द रियल थिंग इज मैन पावर। जो इसके साइंटिस्ट हैं, आपने ये फैसिलिटी आज बर्बाद कर दी। जी अगर इस हुकूमत का तख्ता पलट नहीं हुआ, गौरव बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूं, अगर इस हुकूमत का तख्ता पलट नहीं हुआ, ये दूसरी फैसिलिटी बना लेंगे 5 साल के अंदर। अगर आपने इनके नतांज को मारा, आपने फोर्डो को मारा, ये दूसरा नतांज कहीं और बना लेंगे, दूसरा फोर्डो कहीं और बना लेंगे, क्योंकि रेजिम वही चाहती है। आपको रेजिम, आपसे मेरा मतलब यहां पे अमेरिका और इजराइल ठीक है, है, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको तख्ता पलट करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ, आप हैवी वाटर प्रोडक्शन प्लांट आपने बंद कर दिया, वेल कांग्रेचुलेशन, वो कहीं और बना लेंगे। और बताइए, वो कहीं और बना लेंगे भाई। आपने उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्लांट था यूरेनियम का, आपने उस पर बम मार दिया, वो कहीं और बना लेंगे। उनको सप्लाई करने वाले बड़े लोग हैं। मतलब जिनके जो पीछे माइंड चल रहा है उसको हिट करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। वो जो दिमाग है, जो चाहता है ये करना, जो खमेनेई की रजीम है, जो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको क्यों लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने जब पहली बार बमबारी करी तो उनकी लीडरशिप साफ कर दी? क्यों? उनको भी पता था जब तक आप लीडरशिप को साफ नहीं करेंगे, जब तक आप तख्ता, राइजिंग लायन ऑपरेशन था। राइजिंग लायन का क्या मतलब है? पुराना शाह का जो झंडा था वो राइजिंग लायन है, यानी कि हम चाहते हैं कि शाह को वापस लेकर आए और खमेनी को निकाल दें वहां से। दैट वाज द एम ऑफ ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी मैप के जरिए आपको दिखाऊंगा। इजराइल के ऑफ द एयर बेस पर अमेरिका ने बड़ी तैनाती की है। यह भी एक बड़ी खबर है, किस तरह से घटनाक्रम वहां पर नजर आ रहा है और लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। अमेरिका ने अपने घातक हथियार वहां पर तैनात किए हैं। दक्षिण इजराइल में स्थित इस बेस पर अमेरिका के 12 F-22 रैप्टर संकेतिक तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको कि क्या कुछ तैनात किया गया है। वो भी आपके पास ग्राफिक आएंगे, मैं दिखाता रहूंगा कि क्या कुछ हमारे पास जो जानकारी है कि स्टिल्थ फाइटर वहां पर तैनात किए गए हैं। अगला ग्राफिक। एक बात मैं आपको बता दूं गौरव जी, ये अकेला फाइटर जेट है जी जो अमेरिका ने किसी को नहीं दिया। इसका प्रोडक्शन अमेरिका ने बंद कर दिया, लेकिन F-22 अपने करीबी दोस्त इजराइल या यूके या किसी और देश को नहीं दिया। ये फटकने नहीं देता, आसपास देना तो बहुत बड़ी बात है, फटकने नहीं देता किसी को। F-22 वो चीज इनको है। तैनात कर देना कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट है जी। ये। इसको तैनात, दे आर गोइंग फॉर सीरियस ऑपरेशंस। ये सीरियस ऑपरेशंस के लिए जा रहे हैं और ये ऑलरेडी पहले तैनात हो चुका है। जी। जब मिडनाइट हैमर हुआ था तब ये तैनात हुआ था, F-35 भी तैनात हुआ था। तो किसी को गलतफहमी ना हो कि तैनात नहीं हुआ, लेकिन सीरियस ऑपरेशंस है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर स्क्रीन के ऊपर आएगी। बड़ी खबर इस समय यह है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के साथ टकराव अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, जो जानकारी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया कि जंग के केवल 3 हफ्तों में अमेरिका को करीब $3 बिलियन यानी कि करीब 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक यह नुकसान केवल सीधे युद्ध खर्च तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल इंटरसेप्शन, फ्यूल सप्लाई, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बड़ा आर्थिक नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ा। अमेरिका को जंग पड़ी महंगी। क्या गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप? We've had very good negotiations today with Iran. दुनिया के सबसे ताकतवर देश के मुखिया बार-बार बातचीत पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ईरान के साथ फाइनल डील पर उतारू नजर आ रहे हैं। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. जब भी ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं, उनके बयानों में डील का एक पैटर्न साफ दिखता है, जिससे लगता है कि वे युद्ध नहीं बल्कि बातचीत के पक्ष में हैं। इसके पीछे एक अहम वजह है आर्थिक नुकसान, क्योंकि अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक
सिर्फ 3 हफ्तों में ही 1.4 से 2.9 बिलियन डॉलर यानी 11 से 24 हजार करोड़ रुपए तक का सैन्य नुकसान हुआ है। ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं, लेकिन इस जंग में सबसे बड़ा झटका अमेरिका की एयर पावर को लगा है। अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स या तो क्रैश हुए या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक एक जेट की कीमत 800 से 1000 करोड़ रुपए के आसपास है। ड्रोन वॉर में भी अमेरिका को तगड़ा झटका लगा है। MQ-9 जैसे हाईटेक ड्रोन लगातार गिराए गए। मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार तक को निशाना बनाया गया। कतर और जॉर्डन जैसे बेस पर करोड़ों डॉलर के सिस्टम डैमेज हुए हैं। 6 के C-135 स्ट्रैटो टैंकर भी तबाह हुए हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड पर आग लगने के बाद उसकी मरम्मत की जा रही है। उधर अमेरिका के सबसे मजबूत E-3G सेंट्री को नुकसान का दावा किया गया है। E-3G सेंट्री की कीमत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 6,600 करोड़ रुपए है। सामरिक तौर पर देखें तो यह सिर्फ नुकसान नहीं, बल्कि अमेरिका की अजेय ताकत वाली इमेज पर सीधा वॉर है। उधर जंग के असर से ऑयल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। हॉर्मुज पर ईरान के कंट्रोल से भी अमेरिका को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। ईरान ने अमेरिका को बड़ी चोट दी है। सऊदी में अमेरिका का E-3 अवॉक्स तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस समय की। यूएस का एयरबॉर्न कमांड सेंटर है E-3 अवॉक्स। ईरानी मीडिया ने नुकसान की तस्वीरें जारी कर दी हैं। E-3 के तबाह होने से करीब 600 करोड़ रुपए का झटका अमेरिका के लिए कहा जा सकता है। हालांकि मेजर गौरवारे पहले कह चुके हैं कि $3 बिलियन कुछ नहीं है, तो ये 600 करोड़ तो बिल्कुल ही आप कहिए कि जो आप कह रहे थे कि चिल्लर है वैसी लग रही है। लेकिन अमेरिका अब तक दावे को खारिज कर रहा है। मैं पैसों के ऊपर नहीं जा रहा हूं मेजर गौरवारिया, मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए, जब बड़े मैच में या बड़े मुकाबले में कोई छोटी टीम आपको नुकसान पहुंचाती है ना, वो दिल बहुत दुखाती है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पैसों की बात नहीं है, जो नुकसान हो रहा है शायद वो दिल पे जाके लग रहा है अमेरिका के। नहीं, बिल्कुल दिल पे जाके लग। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि ये नुकसान छोटा है जी। जब ईरान जैसा मुल्क अमेरिका के जहाज उड़ा रहा है तो नुकसान बड़ा है अमेरिका के लिए, और अहम पे लगती है चीजें, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगती है कि यार ये क्या कर दिया मेरे साथ। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस पे डाउट नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये सोचते हैं कि इससे अमेरिका को कोई आर्थिक चोट पहुंचेगी तो पेरिश द थॉट। इतने का तो ये लोग तेल फूक जाते हैं एक साल में एक्सरसाइज करते करते, तो इसमें ऐसा नहीं है कुछ कि कोई बड़ी बात नहीं। पर लेकिन हाँ, जो ईरान लड़ रहा है, और वो जो रिफत से हमारी बात हुई थी, मैं फिर से एक बार एक बात कहना चाहता हूं, रिफत से जो बात हुई थी उस पे देखिए, आज की तारीख में ये दोनों एक दूसरे से ऐसी मांगे कर रहे हैं। ईरान चाहे अमेरिका से करे, अमेरिका चाहे ईरान से करे, इनको पता है कि दूसरा नहीं मान सकता, इनको पता है, और ये मांगे देने से पहले इनको पता है कि ये रिजेक्ट हो जाएंगी। अब मैं आपको बताता हूं, अमेरिका ये कह रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना छोड़ दो, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अरे कैसे छोड़ दे? पूरा का पूरा मुश्तबा खमैनी की जो पूरी रियासत है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे टिकी हुई है। जिस दिन उसने ऐलान कर दिया ईरानियों के सामने कि मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना त्याग रहा हूं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम त्याग रहा हूं, हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, मैं सबको त्याग रहा हूं, अरे लोग उसको भगा देंगे, लोग उसको भगा देंगे। उसकी ताकत ही वो है। अमेरिका कह रहा है कि तुम अपनी ताकत छोड़ दो, तुम अपनी ताकत छोड़ दो। और वहां पे ईरान क्या मांग रहा है अमेरिका से? सोचा है आपने? ईरान कह रहा है कि तुमने जितनी बमबारी करी उसका पैसा दो। ये सारे के सारे एक दूसरे से पैसा मांग रहे हैं। ईरान मांग रहा है अमेरिका से, वहां पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ईरान से पैसा मांग रहा है, कह रहा है जो तुमने बमबारी करी तुम उसका पैसा दो। जी, कोई किसको पैसा देता है युद्ध में? नोबडी गिव्स मनी टू एनीबडी। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स चल रही हैं यहां पे। चलिए, मैं थोड़ा सा वक्त का जिक्र कर रहा था E-3, अगर ग्राफिक आ पाए तो वो भी हम कुछ दिखा पाएंगे अपने दर्शकों को, और मैं इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं ताकि उसके ऊपर बात की जा सके कि ये कितना घातक है, कितना एडवांस है। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम अगर स्क्रीन के ऊपर आ जाए, पहले मैं एक बार पूरी स्क्रीन के ऊपर दोबारा से ग्राफिक दिखाएंगे, लेकिन उसकी एक मैं इमेज दिखानी चाह रहा हूं जो AI जनरेटेड है, बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर आप ग्राफिक प्ले कर पाए PCR। और सबसे बड़ी ताकत है 360 डिग्री रडार कवरेज। देखिए, ये है जो ऊपर वाला आपको नजर आ रहा है, और तस्वीर में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेजर गौरव आर्या, ये कितनी एडवांस टेक्निक है, इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है अमेरिका की तरफ से, इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसको टारगेट किया गया। ये देखिए जो दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा, AI जनरेटेड वीडियो है ये, और बिल्कुल ऊपर घूमती हुई उड़न तश्तरी की तरह ये पूरे रडार की तरह काम करती है, जिसको टारगेट किया गया। जी, अच्छा, इसको टारगेट किया गया। मुझे जरा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए,
टारगेट हवा में उड़ते हुए किया गया कि जमीन पर था तब जो target जानकारी किया? है कि हवा में उड़ते हुए किया गया। अच्छा, अब ये जो है मैं आपको बताता हूं, ये जो सेंट्री कह रहे हैं इसको बोइंग का जी। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा इसको इमेज को प्लीज ले आइए, प्लेन की उड़ती हुई इमेज। हाँ, पहले वाली इमेज ले आइए। जी जी बिल्कुल। जी। अब ये बेसिकली सिर्फ रडार नहीं है, ये एक फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। जी सबसे बड़ी बात, रडार उसका एक हिस्सा है। ये पूरा का पूरा जिसको हम बैटलफील्ड अवेयरनेस कहते हैं, यानी कि अगर हम जी। कह रहे हैं 300, 400, 500, 600 इतने किलोमीटर की पूरी बैटलफील्ड अवेयरनेस, ये एक तो उड़ता रडार है पहली चीज। जी। ये उड़ता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। हर जगह से इंफॉर्मेशन इसके पास आ रही है और ये इंफॉर्मेशन बाकी नीचे दे रहा है। इसके अंदर पूरी टीम बैठी है जो एनालाइज कर रही है कि साहब ये जो ब्लिप आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये जो मिसाइल आ रही है इसका क्या मतलब है, ये जो ईरानी टैंक मूवमेंट हो रही है इसका क्या मतलब है। सब पे नजर रख रहा है इतने 100 किलोमीटर के इलाके में। ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। इस सेगमेंट की एक बड़ी खबर है, उसका मैं रुख कर रहा हूं। आज सुबह ही ट्रंप ने कहा था कि उन्हें काफी भरोसा है कि ईरान के साथ समझौता हो जाएगा, लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से बयान आया कि वो जंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईरान जंग के बीच बेगानी शादी में अब्दुल्लाह बने पाकिस्तान का एक बार फिर मजाक बन गया। यह तस्वीर जिसने भी देखी वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इस्लामाबाद में मिस्र के विदेश मंत्री बदर अब्देलत्ती का स्वागत करते समय पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार औंधे मुंह गिर पड़े। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसे देखने वालों की हंसी तो छूटी ही, साथ ही पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती भी हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब 2 दिनों की बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ईरान युद्ध को रोकना बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बातचीत में ईरान युद्ध के 2 बड़े किरदार अमेरिका और इजराइल शामिल नहीं हैं। यानी ईरान जंग में अहम भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान इस कदर छटपटा रहा है कि वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दाल भात में मूसल चंद बने हुए हैं। कोई उनसे मदद मांगे या न मांगे, वे खुद ही मदद देने पहुंच गए। इस्लामाबाद में 4 देशों की मीटिंग बुला ली गई और आनन फानन में इशाक डार गिर पड़े, जिससे एक बार फिर पाकिस्तान का मजाक बन गया। हालांकि इस बीच एक सवाल जरूर खड़ा हुआ है, क्या पाकिस्तान में कथित इस्लामिक नाटो बनाने की योजना चल रही है? क्योंकि वहां जो 4 देश 2 दिनों की बातचीत के लिए जुटे, वे चारों मुस्लिम देश हैं। तो कमांड सेंटर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। मेजर गौरवारे हमारे साथ हैं। पाकिस्तान बिचौलिया, पाकिस्तान मध्यस्थता करना चाहता है, पाकिस्तान अपना ही मजाक बनवा रहा है। मेजर गौरवारिया, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जानना चाहूंगा पाकिस्तान को देखकर सुनकर आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कभी भी एंटरटेनमेंट की कमी महसूस नहीं होती। अगर पाकिस्तान टीवी चैनल होता गौरव, जी, तो इसकी टीआरपी आसमान छू रही होती। ये देखिए, इनका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर गिर जाता है सामने। अच्छा, क्यों गिरता है? ये देखिए, हम भी गिर सकते हैं, कोई भी गिर सकता है, ये बात नहीं है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा देश है, मध्यस्थता करवा रहा है और जिनके बीच में करवा रहा है, सबसे उसने पैसे ले रखे हैं। अब आप एक मुझे बात बताइए गौरव, कि जब सबसे उसने पैसे पकड़ रखे हैं तो क्या पाकिस्तान न्यूट्रल हो सकता है? एक तरफ ईरान है और एक तरफ सारे अरब देश हैं और अमेरिका है। अमेरिका से उसने पैसे ले रखे हैं, सऊदी अरब से पैसे ले रखे हैं, बहरीन से ले रखे हैं, कुवैत से ले रखे हैं, कतर से ले रखे हैं, यूएई से ले रखे हैं, ओमान से ले रखे हैं। किसी को नहीं छोड़ा पाकिस्तान ने। जब किसी को छोड़ा ही नहीं पाकिस्तान ने, तो आप एक बात बताइए, फिर पाकिस्तान मध्यस्थता कैसे करेगा? उसका तो इंटरेस्ट है, बिल्कुल, वो तो मालिकों के गाने गाएगा। फेयर नहीं हो सकता, फेयर हो ही नहीं सकता पाकिस्तान। चलिए मैं इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन तस्वीर एक बात देख लीजिए। जब इशाक डार गिर गए हैं, मैं बात कर रहा था कि बिचौलिया बनने की बात पाकिस्तान कर रहा है, तो क्या वाकई बिचौलिया बन पाएगा? ये जंग को रुकवा पाएगा? मेरा सवाल इसलिए भी था क्योंकि अगर आपने मध्यस्थता करनी है तो आपके, वो कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो हाथ में चाहिए। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि सबसे तो लोन लेकर बैठे। सबसे बड़ी चीज जो चाहिए, क्रेडिबिलिटी चाहिए जी। आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोग आपको माने कि आप इस लायक हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान ये करवा रहा है। मैं बता रहा हूं आज की तारीख में इजिप्ट का क्यों आया है। ये पाकिस्तान के कहने पे आया है ना, ये अमेरिका के कहने पे आया है।
और अमेरिका को पता है कि अगर पाकिस्तान बीच में पड़ेगा तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप को यस सर बोलेगा। बात यह जी। है अमेरिका ये मैच फिक्स कर रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान की इतनी औकात है, इतनी औकात है कि मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर को बोलेगे भाई साहब आप इस्लामाबाद आइए? वो क्यों आएगा? वो क्यों आएगा? पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है और वो क्या लेने इस्लामाबाद आएगा? ये सारी की सारी साजिश जो है, पूरा का पूरा जो गेम है अमेरिका ने रचा है। अमेरिका ने इजिप्ट को बोला आप जाओ। शर्म अल शेख में बात हुई थी, आपको पता है, जब बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई थी, शर्म अल शेख कहां? इजिप्ट में है। ये सारा का सारा, तब भी वो सलूट मार रहा था, आपने देखा था शहबाज शरीफ, वो सारे हमारे दर्शकों ने देखा हुआ ऐसे सलूट मार रहा था। वही तो चीज है, ये सब का सब प्रायोजित है भाई।